मेरा नाम प्रभात आनंद है और आप देख रहे हैं राजनीति की पाठशाला। आज बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, जिसके आज 18 करोड़ से भी ज्यादा सदस्य हैं। 2015 में जैसे ही बीजेपी द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि उनके रजिस्टर्ड मेंबर की संख्या 18 करोड़ से ज्यादा है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन के रजिस्टर्ड मेंबर के आंकड़े को पार कर गया और ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अगर हम वर्तमान की बात करें तो लोकसभा में इनकी 240 सीटें हैं और जब इतनी बड़ी पार्टी हो तो लाजमी है कि इनके बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है, क्योंकि जिस पार्टी का जन्म महज 4 दशक पहले हुआ हो, वह पिछले 11 वर्षों से सत्ता की बागडोर अपने हाथों में संभाले हुए है कि 29 राज्यों में से लगभग आधे स्टेट ऐसे हैं जिनमें या तो प्रत्यक्ष रूप में या फिर अप्रत्यक्ष रूप में ये सरकार के भागीदारी के रूप में काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इनके इतिहास पर। दोस्तों, आपको पता होगा, आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जी हाँ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहायता से भारतीय जनसंघ की नींव रखी थी। यहां हम बता दें कि श्यामा प्रसाद इससे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर भी थे और जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल के सदस्य भी रहे और कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा देने वाले भारत के वो पहले मंत्री भी हैं। वे नेहरू मंत्रिमंडल में मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई नियुक्त एक्ट के विरोध में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और फिर भारतीय जनसंघ के जन्मदाता और प्रेसिडेंट बन गए। उस समय इनका मुख्य उद्देश्य था हिंदू संस्कृति की रक्षा करने के साथ साथ नेहरू की नीतियों का विरोध करना एवं जम्मू एवं कश्मीर को भारत में पूर्ण रूप से विलय करना। लेकिन कांग्रेस के एक छत्र राज्य होने के कारण इनको सफलता नहीं मिल पाई। 1951-52 में हुए आम चुनाव में जनसंघ ने मात्र 3 सीटें ही जीत पाई और इनका चुनाव चिन्ह था दिया। इन्होंने सही रूप से पार्टी को स्थापित भी नहीं किए थे कि 1953 ईस्वी में श्यामा प्रसाद का निधन हो जाता है और पार्टी की बागडोर आरएसएस के मुख्य चेहरा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के हाथों में चली जाती है और इनकी बागडोर वो अपने हाथों में रखते हैं, जनसंघ को एक नई दिशा देते हैं और 1967 तक जनसंघ के जनरल सेक्रेटरी के रूप में वो काम करते हैं, जहां उन्होंने जनसंघ के जड़ को मजबूत किया। 1967 के आम चुनाव में जनसंघ ने 35 सीटों पर जीत हासिल कर भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में गठजोड़ वाली सरकार बनाई और यह पहला मौका था जब जनसंघ एक पॉलिटिकल ऑफिस में स्थापित हुआ। इसी बीच अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे व्यक्तित्व ने यंग लीडर के रूप में जनसंघ में अपनी पहचान बनाई और उन्होंने अपने स्थान को सुरक्षित किया। 1968 में दीनदयाल उपाध्याय के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ की बागडोर अपने हाथों में लेते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य यूनिफॉर्म सिविल कोड का गठन, गौ हत्या पर प्रतिबंध और जम्मू कश्मीर के स्पेशल
स्टेटस को खत्म करना ही मुख्य एजेंडा रहा। वे अपनी जड़ मजबूत कर ही रहे थे कि 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी, जिसके विरोध में जनसंघ ने भी अपोजिशन पार्टी के साथ मिलकर इस आंदोलन के मोर्चा को संभाला और इनके सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता को जेल की हवा भी खानी पड़ी। फिर 1977 में देश में आम चुनाव हुए, जिसमें सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस यू और भारतीय लोक दल और अन्य पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव में उतरते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य कांग्रेस को हराना एवं इंदिरा गांधी को सत्ता से उखाड़ फेंकना, और इनको सफलता भी मिली। देश में पहली बार गैर कांग्रेसी की सरकार बनती है, जिसके मुखिया के रूप में मोरारजी देसाई को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और जनसंघ इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आती है, जिसने कुल सीटें 93 जीती थी। इस सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी को मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री बनाया गया। मगर कहते हैं ना कि जहां अलग अलग समूह एवं विचारधारा के लोग हो, वहां एकजुटता का अभाव होता है। कुछ ऐसा ही हुआ इस नई निर्मित सरकार में। यह सरकार ज्यादा दिन चल न सका और जनता पार्टी टूटने लगी और मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। साल था 1980। देश में एक बार फिर आम चुनाव। इसमें जनता पार्टी ने बहुत ही खराब प्रदर्शन किया। उनके केवल 31 सीट ही जीत पाई, जिसके बाद अप्रैल 1980 में अपनी करारी हार की विवेचना के लिए बुलाई गई एग्जीक्यूटिव पार्टी की मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि पार्टी को अपनी ड्यूल मेंबरशिप छोड़नी होगी। इसके पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, एक या तो जनता पार्टी को चुने या आरएसएस को चुने। जनसंघ के सदस्यों ने जनता पार्टी का साथ छोड़ने का फैसला किया और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और इसके नए अध्यक्ष के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को चुना गया। फिर साल था 1984। देश में आम चुनाव थी। पार्टी ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, मगर जीत उन्हें सिर्फ 2 सीटों पर मिली। जो उनके जीत का जो वोट का जो सीटें जीत पाई थी, उन्होंने जो कुल वोट का महज 7% मत ही प्राप्त कर पाए। इस हार के बाद उन्होंने अपनी नीति और शीर्ष वर्ग में बदलाव किया। फिर आडवाणी जी को नया अध्यक्ष बनाया गया। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर एक आंदोलन शुरू किया। हिंदू आस्था से जुड़े इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी ने भी आडवाणी के नेतृत्व में राम जन्मभूमि की नींव रखी शुरू कर दी। बाद में बीजेपी ने इसे अपनी चुनावी मैनिफेस्टो में भी जगह दी और इस मुद्दे को बड़े ही जोर शोर से प्रचारित किया। इसके सुखद परिणाम भी आए और 1989 के आम चुनाव में इन्होंने 86 सीटों पर जीत दर्ज कर दी। अब कुछ ऐसा प्लान करने लगा जिससे पूरा देश इनके साथ आए। 1990 आते आते अटल बिहारी वाजपेयी एवं लाल कृष्ण आडवाणी का नाम हर बच्चे के जुमा पे आ गया। फिर साल था 1990, जब सोमनाथ से अयोध्या तक का रथ यात्रा निकालने का आह्वान किया गया। भारतीय राजनीति का एक नया रंग चढ़ गया। भारतीय राजनीति पर एक नया रंग चढ़ गया, जो रंग था केसरिया। आडवाणी का मुख्य उद्देश्य था सारे हिंदुओं को एक साथ जोड़ना। यह यात्रा पहुंचा बिहार, जहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने इस यात्रा पे ग्रहण लगा दिया
और आडवाणी जी को यहां से वापस लौटना पड़ा। फिर भी हजारों कार सेवक एवं राम भक्त अयोध्या पहुंचने लगे। इस भीड़ को देखकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने इस भीड़ को डिटेक्ट करने के ऑर्डर दिए। फिर भी कार सेवक अयोध्या पहुंचते रहे। कार सेवक और पुलिस के बीच झड़प हुई और कुछ कार सेवकों की जान चली जाती है। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश में माहौल बिगड़ गया और कई जगहों पे दंगे होने शुरू हो गए। इसी बीच बीजेपी ने बीपी सिंह सरकार से अपना सहयोग वापस ले लिया, जिस कारण सरकार गिर गई। फिर आम चुनाव हुए और इस आम चुनाव में बीजेपी ने 120 सीटें जीती। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुए और उत्तर प्रदेश की सत्ता में बीजेपी काबिज होती है। फिर साल था 1992। बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने एक रैली का आयोजन किया। यह रैली अयोध्या के पास ही हो रहा था, जिसमें कुछ उग्र भीड़ ने बाबरी मस्जिद पर हमला कर दिया और ढांचे को तहस नहस कर दिया, जिसका असर यह हुआ कि पूरे देश में हिंसा फैलने लगा। हिंदू मुस्लिम में दंगे होने शुरू हो गए और हजारों की संख्या में लोग मारे गए, जिससे सरकार ने विश्व हिंदू परिषद और को बैन कर दिया और बीजेपी के नेता को भीड़ उकसाने, उग्र भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में कोर्ट के द्वारा इन सबको दोषी नहीं मानते हुए बरी कर दिया जाता है। 1990 के दशक आते आते अब कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रही। उन्हें चुनौती देने के लिए बहुत सी पार्टियां, जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, उन्होंने जन्म ले लिया, जो अपने राज्यों एवं क्षेत्रों में वर्चस्व स्थापित कर चुके थे। फिर भी कांग्रेस से अकेले लड़ पाना संभव नहीं था किसी भी पार्टी के लिए। यहां से एक नई गठबंधन की राजनीति शुरू होती है और फिर एक नया गठबंधन बनता है, जिस गठबंधन का नाम है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बना, जिसका सीधा मुकाबला यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस से होता है। अब एनडीए की कमान अटल बिहारी के पास थी, जो 3 बार अलग अलग समयों में भारत के प्रधानमंत्री बने और एनडीए की कमान संभाली, लेकिन अपना कार्यकाल सिर्फ वो एक समय में ही पूरा कर पाए। 1999 से लेकर 2004 के बीच अटल जी की सरकार रही। इस सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जिसकी सराहना सभी लोग करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के लिए लाहौर बस यात्रा, फिर लाहौर बस यात्रा की है। फिर भी पाकिस्तान ने 1999 में कारगिल युद्ध देकर धोखा दिया। भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिससे लगता यह था कि 2004 में बीजेपी का सत्ता में आना लगभग तय माना जा रहा था। और यही कारण था कि अटल जी ने 6 महीना पहले ही इस चुनाव को कराने की रणनीति बना ली थी। मगर यूपीए की रणनीति और कार्य क्षमता ने एनडीए को मात दे दी और फिर केंद्र में मनमोहन सरकार का गठन हुआ। यूपीए फर्स्ट पे कई इल्जाम लगे, कई उनके साथियों ने उनका विरोध किया। इस सब के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे 2009 का चुनाव यूपीए नहीं जीत पाएगी, मगर ये चुनाव बड़े ही आसानी से उन्होंने जीत लिया। फिर साल 2014 का वो चुनाव, जिसने भारतीय राजनीति का नया अध्याय लिखने को आतुर था और इतिहास के नए पन्ने को स्थापित किया। भारतीय जनता पार्टी ने भारत की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मोदी के करिश्माई चेहरे ने भारतीय जनता पार्टी को आसमान की बुलंदी पर बैठा दिया। जो पार्टी गठबंधन के आधार पर सरकार बनाना चाहती थी, वो मोदी के चेहरे और कुशल नेतृत्व से 2014
में 281 सीटें और 2019 में 303 सीटों पर शानदार तरीकों से जीत तय करती है। और भारतीय राजनीति का एक नया अध्याय को आरंभ करती है। मगर कहते हैं ना कि राजनीति किसी की नहीं होती है, चेहरे बदलते हैं और जनता का भाव भी बदल जाता है। जो पार्टी पिछले 2 चुनावों को आसानी से जीत रही थी, उसे अगले चुनाव में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर साल 2024 का आम चुनाव, जहां भारतीय जनता पार्टी महज 240 सीटों पर सिमट जाती है और अपने सहयोगियों की मदद से सरकार बनाने में कामयाब रही। जहां चुनाव का एकमात्र चेहरा रहता है और वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनके चेहरे पर केंद्र से राज्य तक की चुनाव लड़ी जाती है और पार्टी को फायदा भी होता है। जहां लोग प्रत्याशी नहीं, मोदी का नाम और चेहरा पे वोट डालते हैं। और यह सिलसिला पता नहीं आगे कब तक चलता रहेगा। यह थी एक छोटी सी कहानी जो आज मैंने आपको बताया। 1951 से लेकर 2025 तक का सफर, जो बीजेपी का कैसा सफर रहा, जनसंघ से बीजेपी और बीजेपी से एनडीए, और आज का सफर आपको कैसा लगा